हेलो एवरीवन, कल हमने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर स्टार्ट किया और हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया कि फोर्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कांटेक्ट फोर्स। आज हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है बिना फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली इन टच आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। वो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक एक करके हम इन सारे फोर्सेस के बारे में समझेंगे कि ये फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्यों और कब अप्लाई करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप जब भी कॉइन को ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो आप देखते हो कि कॉइन खुद ब खुद नीचे की तरफ गिर जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ कॉइन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही होती है। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप गिर ना जाओ। ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा होता है। आपके सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि सन उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। आपके सराउंडिंग में ऐसे मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहां एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट की मास पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद की ओर अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ कम होता है। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस इंक्रीज होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेट्स के बीच में लगता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे कि आपके मैग्नेट्स जो कि फ्रिज पर स्टिक हो जाते हैं। आई थिंक कुछ इशू है जिसकी वजह से स्लाइड्स खुद ब खुद मूव कर रही हैं। ओके, सो मैं आप लोग को ये कह रही थी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं मैम? तो बेटा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं आपके आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आप देखते हो कि फ्रिज पर जो मैग्नेट है वो खुद ब खुद स्टिक हो जा रहा है बिना किसी ग्लू के। ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। मैग्नेट आयरन को खुद की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है जो आयरन पर मैग्नेट लगा रहा है। जब आप दो मैग्नेट्स को क्लोजली लाते हो और उनके सेम पोल्स को उनके पास रखते हो तो आप देखते हो कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खुद रिपेल करने लगता है, खुद से दूर भगाने लगता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स भी डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। मैग्नेटिक ट्रेन्स भी हैं
वो भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही चलती हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। जब आप अपनी प्लास्टिक स्केल लोगे और उसे अपने बालों में रब करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी प्लास्टिक की जो स्केल है वो छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है और वो उस पर जाके स्टिक हो जाएंगे। या अगर आप एक बैलून लेते हो और उसको अपने कपड़ों से या वुल से रब कर देते हो, तो आप देखोगे कि वो दीवारों पर चिपक जाएगी और यहाँ तक कि वो कैट के हेयर्स को, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हो, उसे अट्रैक्ट कर पाएगी। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं आपके अराउंड, आप उन्हें ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि मैम ये जो फेनोमेना होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। जैसे कि एक फेनोमेना है आपका लाइटनिंग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होती है। क्लाउड्स पर अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने सराउंडिंग में देखो कि कब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, कब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और कब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। पर इन तीनों फोर्स के साथ खास बात यह है कि ये तीनों फोर्सेस के साथ खास बात यह है कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती हैं। डिस्टेंस के साथ ये फोर्स डिक्रीज हो जाएंगी। ओके, और ये तीनों फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। इट मींस कि इनको किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स कि मैं समझ पाऊं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि स्लाइड्स कैसे खुद ब खुद मूव कर रही हैं, पर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स रिगार्डिंग फोर्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। फोर्स के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे तो हमने फोर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। A force does not change the mass of the body on which it is applied. फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो वो उसके मास को चेंज नहीं करता है। We cannot see a force, but we can see or feel the effect of a force. हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं। आप फोर्स को देख सकते हो? नहीं, लेकिन आप उसके इफेक्ट को फील कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया, आपको दिख रहा है क्या कि कोई अर्थ से हाथ आ रहा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, लेकिन आप उसके इफेक्ट को देख सकते हो कि जब भी आप कोई चीज ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो आप फोर्स को देख नहीं सकते, सिर्फ उसे फील कर सकते हो बेटा। A force is expressed by stating both its magnitude and direction. मैंने बताया ना कि फोर्स एक तरीके का पुश एंड पुल है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, कितना तेज मोशन करेगा। तो वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है और फोर्स की क्या डायरेक्शन है वो डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन को। तो फोर्स जो है, फोर्स को जब भी आप बताते हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड बताते हो और उसकी डायरेक्शन बताते हो कि फोर्स कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तब हम समझ पाएंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो
किस तरीके से मूव करेगा। ओके, if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं बेटा, तो जो उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा, कल मैंने बताया था ना, दो फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लेकर के, तो क्या होगा कि वो एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसल आउट करेगा, और जो नेट फोर्स होगा वो उन्हीं का डिफरेंस होगा। जो बड़ा वाला फोर्स होगा वो छोटे वाले को माइनस कर देगा, और फिर नेट फोर्स जो लगेगा वो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स, एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा या छोटा हो सकता है। कैसे डिसाइड होगा कि वो बड़ा है या छोटा? वो उसके मैग्नीट्यूड से डिसाइड होगा। ठीक है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा वो फोर्स बड़ा होगा। इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। फोर्स का इफेक्ट उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है बेटा। अगर डायरेक्शन चेंज हुई या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। The net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction. The net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction and the forces are equal to each other. अगर दो forces एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं और वो इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो जो उनका नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स वो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर पाएंगे वो जीरो होगा। अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर लेकिन वो इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। जैसा कि टग ऑफ वॉर में जब दो टीम्स होती हैं, अगर वो इक्वल फोर्स से रोप को खींच रही होती हैं तो रोप किधर भी मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो दोनों फोर्सेस जो दोनों टीमें लगा रही होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। The strength of force is expressed by, फोर्स की स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्रेस होती है? तो ऑब्वियसली फोर्स की स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस होती है। फोर्स की स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस होती है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन? मोशन का स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? मोशन के जो भी स्टेट हो सकते हैं वही है स्टेट ऑफ मोशन। और मोशन के क्या स्टेट हो सकते हैं? बोथ, बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि ऑप्शन सी। लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, सारी चीजें ग्राउंड की तरफ क्यों फॉल करती हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेम द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ। सारे ऑब्जेक्ट अर्थ पर फॉल करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। What kind of force is friction? फ्रिक्शन किस तरीके का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट है, या दोनों है? ऑब्वियसली ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब आप लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे तो मेरा वीडियो पॉज करिएगा और पहले खुद आंसर डिसाइड करिएगा कि आंसर क्या होगा, देन मेरा आंसर देखिएगा। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि आपको पिछली सारी चीजें कितनी समझ में आ पाई हैं। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। रिलेशन तो मैं बता दूंगी, लेकिन कैसे ये आता है रिलेशन में साथ में वो भी बताऊंगी आपको। तो रिलेशन है आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये है आपका रिलेशन।
अब ये रिलेशन किस तरीके से आया है बेटा, वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, है ना। और आप कहोगे मैम ये कैसे हो गया, आप हमको तो समझाए ही नहीं, है ना। ओके, तो ये देखिए, वन न्यूटन, न्यूटन कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है मैम। अच्छा, न्यूटन यानी कि फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास 1 kg, 1 न्यूटन फोर्स है ना, तो मास 1 kg होना चाहिए। हमने तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन किया ही था ना। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स जो कि 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर देता है। तो यानी कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो मतलब एसआई यूनिट में सब कुछ है। आपको न्यूटन से डाइन में जाना है ना, तो आपको इन सब चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर देना होगा बेटा, इन सब चीज़ों को आपको कन्वर्ट कर देना होगा सीजीएस में, केजी को ग्राम में। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकेंड को आपको कुछ नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब सीजीएस में हो गया, यही तो है आपका टाइम। तो यहाँ से आपको मिल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, जैसे कि आपने न्यूटन की डेफिनेशन देखी थी कि न्यूटन क्या होता है, न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर देगा। वैसे डाइन बेटा क्या होता है, 1 डाइन अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप करोगे, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। तो 1 डाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 डाइन जो है आपका, ये वो फोर्स है जो 1 ग्राम के मास को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। अगर आपको समझना था कि डाइन क्या होगा मैम, इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। एनीवे, आपको ये रिलेशन याद रखना है बेटा कि न्यूटन और डाइन के बीच का क्या रिलेशन है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या है मैम? थ्रस्ट एक फोर्स है जो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा होता है। जैसे मैं अभी ग्राउंड में खड़ी हूँ, तो मेरा वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेटा। तो मेरा जो ये वेट है जो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ग्राउंड पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब हम दीवार पर कील मारते हैं तो हम दीवार पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। जब हम ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रहे होते हैं तो हम उस पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो थ्रस्ट कुछ और नहीं है, एक फोर्स है जो कि एक सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली सेम इनकी मीनिंग होती है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि थ्रस्ट किस एरिया पर अप्लाई हो रहा है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा होगा अगर एरिया छोटा है, अगर एरिया बड़ा होगा तो थ्रस्ट जो अप्लाई हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
इसको मैं और अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको जब हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूँ जो आप अपने आसपास तो देख रहे होते हो, पर कभी आपने उस पर सोचने की कोशिश शायद नहीं की है। लोग कटिंग करने के लिए हमेशा शार्प चीज़ों का यूज़ करते हैं, शार्प नाइफ का यूज़ करते हैं। जो ब्लंट नाइफ होती है उससे ईजिली कटिंग नहीं हो पाती है। स्पाइक शूज़ जो होते हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर कोई हील वाली सैंडल पहन के हमारे पैरों पर चढ़ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो कूली होते हैं वो अपने सर पर एक राउंड क्लॉथ रखते हैं। आप सोचते हो कि फैशन होता होगा उनका भाई कुछ, या हो सकता है कि कुछ यूनिफॉर्म टाइप का सिस्टम होता होगा उनके साथ, है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ कोई यूनिफॉर्म टाइप का सिस्टम नहीं है। उनके साथ कोई यूनिफॉर्म टाइप का सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। बात ऐसी है कि वो राउंड क्लॉथ क्या करता है, वो राउंड क्लॉथ की वजह से उनके जो सर पर प्रेशर लग रहा होता है वो कम हो जाता है। आपके बैक के स्ट्रैप्स चौड़े बनाए जाते हैं। अगर बैक के स्ट्रैप्स पतले हों तो आपके शोल्डर्स दर्द होने लगेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने सराउंडिंग में देखी होंगी, बट ये हैं क्यों, ये अभी तक आपको पता नहीं है। तो ये जब आप प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर बेटा वो फोर्स है जो एक यूनिट एरिया पे लग रहा होता है। प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Pressure is defined as the amount of force exerted per unit area. प्रेशर का फॉर्मूला आप यहां देख सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला है आपका फोर्स अपॉन एरिया। अब हम प्रेशर की यूनिट्स को देखते हैं। प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं। उसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आती है फोर्स से। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई प्रेशर की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो बेटा आप प्रेशर की यूनिट देखो। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसीलिए प्रेशर की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ओके, तो ये प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल्स and 1 atomic pressure is equal to 1.013 into 10 to the power 5 pascals. ओके, ये कुछ प्रेशर की यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट प्रेशर की क्या है? एसआई यूनिट प्रेशर की पास्कल है, जो कि साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। प्रेशर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो क्या फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप ऑब्वियसली प्रेशर का फॉर्मूला तो देख ही रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा या थ्रस्ट जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। मैथ्स तो आप जानते ही हो कि फोर्स जितनी ज़्यादा होती है, प्रेशर उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर और एरिया पर। फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। फोर्स या थ्रस्ट जितना ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा एक्सर्ट होगा। लेकिन वहीं आपकी एरिया, आपकी जो एरिया है वो अगर बड़ी होगी, यानी कि एरिया इंक्रीज होगी, तो प्रेशर अपने आप क्या होगा? डिक्रीज होगा। लार्जर एरिया की वजह से प्रेशर स्मॉल हो जाता है, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए उन सारी जगहों पर जहां हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, वहां पर हम एरिया को स्मॉल कर देते हैं। जैसे कि आपकी नाइफ की एजेस को जो है शार्प बनाया जाता है। नाइफ की एजेस को शार्प इसीलिए बनाया जाता है कि वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाए। जो एक यूनिट एरिया पर फोर्स एक्सपीरियंस करे, जो भी मटेरियल को हम कट करना चाहते हैं, वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करें, जिसकी वजह से उस मटेरियल को हम इजीली कट कर पाएँ, उस वेजिटेबल को, उस फूड को हम इजीली कट कर पाएँ। और उन जगहों पर जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक यूनिट एरिया पर फोर्स कम लगे, कम एक्सपीरियंस हो, वहाँ पर हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कूली वो राउंड क्लॉथ कोई फैशन की वजह से नहीं रखते हैं। वो राउंड क्लॉथ क्या करते हैं कि वो जो भी वेट कैरी करते हैं अपने हेड पर, उसको वो उनके हेड पर एक ही जगह पर वो सारा फोर्स नहीं लगता है, जबकि एक बड़ी एरिया में वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है वो बहुत कम होता है। या ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर फिर उनके सर पर आता है वो बहुत कम होता है या कम हो जाता है। बहुत कम तो नहीं होता है, बट कम हो जाता है। ऑब्वियसली वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए वो राउंड क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो राउंड क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद उनके लिए उतना सारा वेट कैरी करते रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप समझ पाए हो कि प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर फोर्स और एरिया पर डिपेंड करता है। फोर्स इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। Okay, depends on area of surface. Smaller the surface area, more is the pressure exerted. Larger the surface area, lesser is the pressure exerted. Dependence on thrust, more the thrust, more the pressure. आप ये इमेज में भी बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं कि प्रेशर फोर्स और एरिया पर डिपेंड करता है। ओके, वहाँ कौन शेप जो वेसल है वहाँ पर मोर प्रेशर लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, वहाँ थ्रस्ट कांस्टेंट कर दिया है हमने। जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, जहाँ एरिया कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जहाँ एरिया ज़्यादा है, जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर जो है आपका वो कम हो जाएगा, और जहाँ एरिया कम रहेगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जैसे नाइफ का एग्जांपल तो मैंने दिया ही है आपको कि जो नाइफ होती है आपकी वो
उसकी एजेस को इतना शार्प इसीलिए बनाया जाता है कि वो प्रेशर ज़्यादा लगा है। स्पाइक शूज़ जो कि क्रिकेट में और फुटबॉल में प्लेयर्स वियर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, प्लेयर्स वेयर करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो फील्ड पर उनका कंट्रोल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहे और वो ईज़िली गेम खेल पाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। ओके, तो अब आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि और ऐसे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, क्योंकि प्रेशर आपकी सराउंडिंग में कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। कई सारे जो चीज़ें हैं वो प्रेशर को ध्यान में रख कर के ही बनाई जाती हैं। जहाँ ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है वहाँ एरिया जो है वो कम कर दिया जाता है, और जहाँ कम प्रेशर की ज़रूरत होती है वहाँ एरिया बड़ा कर दिया जाता है, एरिया को लार्ज बनाया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपने क्या अपने सराउंडिंग में देखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। एक बार थ्रस्ट और प्रेशर के बीच का डिफरेंस ज़रूर देख लीजिए, क्या डिफरेंसेस हैं। इट इज़ द सम ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। ये एरिया से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये फोर्स है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन। प्रेशर इट इज़ द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, ये फोर्स है और वो एक यूनिट एरिया का फोर्स है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट पास्कल है और ये फोर्स पर डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली आप एक बात समझिए कि फोर्स और एरिया दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि किसी पॉइंट पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा। ये दोनों कंबाइन होकर के डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन, कोई पॉइंट कितना प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इट्स लिक्विड प्रेशर। इट्स लिक्विड प्रेशर। ओके, लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर बेटा, लिक्विड प्रेशर जो है आपका, ये वो प्रेशर है जो लिक्विड के पार्टिकल्स की वजह से लग रहा होता है। लिक्विड के पार्टिकल जो किसी सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम लिक्विड प्रेशर बुलाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स का वेट होता है जो कि नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। इसकी वजह से लिक्विड एक सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसे हम लिक्विड प्रेशर कहते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे होते हैं, इसीलिए वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। इसीलिए जब लिक्विड किसी कंटेनर में रखा होता है तो वो अपनी साइड वॉल्स पर और अपने बॉटम पर भी प्रेशर अप्लाई करता है। अगर आपने कोई बॉटल को कभी उसकी बॉटम से होल्ड किया होगा तो आप ये पाएंगे, जैसे कि मेरे पास एक बॉटल है, तो अगर बॉटल को आप उसके बॉटम से होल्ड करेंगे तो आप एक प्रेशर फील करेंगे अपने हैंड में, अपने पाम पर। ये जो प्रेशर आप फील करेंगे बेटा, यही है लिक्विड प्रेशर। यही वो प्रेशर है जो ये लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। जब आप स्विमिंग करते हो और आप डेप्थ में जाते हो तो आप महसूस करते हो अपने कानों पर एक प्रेशर। वो प्रेशर लिक्विड आप पर अप्लाई कर रहा होता है, एक्सर्ट कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। इसी को हम कहते हैं लिक्विड प्रेशर। तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है लिक्विड प्रेशर? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और बेटा लिक्विड प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए कि लिक्विड प्रेशर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी अपने घर पर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है मैम? तो बेटा
एक्सपेरिमेंट में आपको ये करना है कि आपको एक बॉटल लेनी है, आपको एक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक की बॉटल लेना, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल लेनी है बेटा। उसमें क्या कर देना है ना, उसमें होल्स कर देने हैं, उसमें 2 ठे होल्स कर देने हैं, ठीक है। मैंने तो काफ़ी बड़े बड़े बना दिए, छोटे से ही होल्स कर देना है, ठीक है। होल कर दोगे और उसके बाद इसे क्या करना है, इसे फिल कर देना है। इसे क्या करना है, पानी से फिल कर देना है। ऐसे बॉटल का ये यूज़ करना है जिसे मम्मी इस्तेमाल नहीं करती हो, जो कि वेस्ट में आता हो ना, मम्मी से होगी आपकी पिटाई भी बेटा, ठीक है। इसे वाटर से फिल कर देना। इसे जब आप वाटर से फिल करोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि पानी तो बॉटम वाटर जेट जो है, पानी की जो धार है वो तो दोनों तरफ से निकलेगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। एक तो ये वाटर जो बॉटल से बाहर आ रहा है बेटा, ये वाटर क्यों बाहर आने लगता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो अपनी साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, उसी वजह से वो वाटर जब आप होल्ड करते हो तो बाहर आता है। सेकेंड चीज आप क्या देखोगे कि जो बॉटम वाला होल होगा, जो होल आपने नीचे किया होगा, उससे जो वाटर जेट आ रही होगी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आ रही होगी, बहुत दूर तक जा रही होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड प्रेशर डेप्थ पर डिपेंड करता है। लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड्स ऑन डेप्थ। डेप्थ पर डिपेंड करता है बेटा। लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? डेप्थ पर डिपेंड करता है। डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाएगी, लिक्विड प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो बताया है कि लिक्विड क्यों प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स के पास उनका वेट होता है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, उनका वेट इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली लिक्विड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब हम उसके अलावा देखते हैं कि लिक्विड प्रेशर और किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या और भी कोई चीज़ है जिन पर लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है? तो यस, लिक्विड प्रेशर और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा लिक्विड प्रेशर लगाएगी। केरोसिन या कोई ऑयल का जो प्रेशर है वो वाटर के प्रेशर से कम होता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी अगर कम है उस ऑयल की या केरोसिन की, तो उनका जो लिक्विड प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पर लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा किस चीज़ पर लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है? तो इसके अलावा लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। लिक्विड प्रेशर प्लैनेट की ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी प्लैनेट की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर लिक्विड प्रेशर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये डेंसिटी और ग्रेविटी पर क्यों डिपेंड करता है? मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि लिक्विड प्रेशर क्यों लगाता है, किस फोर्स की वजह से लिक्विड प्रेशर लगा पाता है। लिक्विड पार्टिकल्स के पास वेट होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो वेट होता है, वेट का फॉर्मूला बेटा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। आप लोग कहोगे कि मैम तो बताया ही नहीं, है ना, ऐसा कहोगे ना। देखो, जो वेट होता है ना वो होता है आपका mg, ठीक है। mg आपका वेट होता है। ओके, तो g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जो एक्सेलरेशन क्रिएट करती है प्लैनेट यानी कि आपकी अर्थ, यहाँ पे g
जो होता है वो 9.8 होता है, अर्थ के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उस जो एक्सेलरेशन अर्थ का की ग्रेविटी क्रिएट करती है, एक्सेलरेट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, वो है g, और ये है मास। मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये g, ठीक है। तो वेट किस किस बात पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे भी करता है ना। तो इसीलिए आपका जो लिक्विड प्रेशर है वो डेंसिटी पर और प्लैनेट की ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होगा अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और अगर प्लैनेट की ग्रेविटी ज़्यादा है, प्लैनेट जो फोर्स लगा रहा है अपने उन पार्टिकल्स पर, ऑब्जेक्ट्स पर, वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस प्लैनेट पर जो वेट होगा वो भी ज़्यादा होगा, और फिर लिक्विड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड प्रेशर किस फोर्स की वजह से एक्ट कर रहा है, लिक्विड पार्टिकल्स की वेट की वजह से। ओके, थोड़ा सा हम स्लाइड में सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। लिक्विड प्रेशर इज द प्रेशर इज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग डेप्थ इन अ लिक्विड। जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, यहाँ जार में वही एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है कि जब आप 3 होल्स करते हो तो बॉटम वाले होल से जो लिक्विड निकल रहा होता है वो दूर तक जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होती है उसकी, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो जेट आ रही होती है, और जो ऊपर वाले होल से जेट आ रही होती है वो वीकेस्ट होती है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। लिक्विड प्रेशर को थोड़ा सा समझते हैं। लिक्विड हैव वेट सो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। Liquid exert pressure at the bottom of its container. Liquid also exert pressure sideways on the walls of the container, क्योंकि continuously move कर रही होती है, तो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है और फिर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पर सेम हाइट तक लिक्विड को फिल किया गया है, एक में ऑयल और एक में वाटर। ऑयल की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आप देख, एक ट्यूब लिया गया है, उसको एक एंड में उसके बैलून लगा दिया गया और दूसरा एंड ओपन है, तो आप देखोगे कि और 2 लिक्विड्स फिल किए गए, एक वाटर और एक कोई ऑयल। ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से आप देखोगे कि बैलून जो है वो ज़्यादा फुल गया है, बैलून जो है वो ज़्यादा फुल गया, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर भी वही ट्यूब लिया गया है और इसमें दोनों में वाटर ही फिल कर दिया गया है। वाटर फिल किया गया, सेम हाइट तक जो है आपका वाटर नहीं फिल किया गया इस बार यहाँ एक ट्यूब में वाटर को की हाइट छोटी ली गई है और दूसरे में ज़्यादा हाइट ली गई है, ठीक है। तो आप देखोगे जहाँ ज़्यादा हाइट ली गई है वाटर की, जहाँ आप देखोगे कि वाटर की जो हाइट है, जब वो ज़्यादा ली जा रही है, तो आप क्या देखने को आपको मिलेगा कि वो जो बैलून है वो ज़्यादा फुल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है, इसी वजह से बैलून ज़्यादा जो है वो आपका फुल जा रहा है। और यहाँ पर जो बैलून है वो ज़्यादा फुल इसलिए नहीं रहा है, क्योंकि हाइट कम है। जैसा मैंने बताया कि लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ लिक्विड प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड प्रेशर जो है वो डेप्थ पर डिपेंड करता है। लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, डेप्थ पर। तो वही उस एक्सपेरिमेंट में यही दिखाया गया है कि हाइट के इंक्रीज होने के साथ लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
बेटा आप सब लोग ये जानते होंगे कि अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के चारों ओर, अराउंड द अर्थ एयर है जो कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। एयर पार्टिकल्स का भी वेट होता है, उस वेट की वजह से एक थ्रस्ट अर्थ पर एक्ट करता है और इस थ्रस्ट की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर जो थ्रस्ट अर्थ पर, ये जो एटमॉस्फेयर अर्थ पर थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से, ये जो एटमॉस्फेयर अर्थ पर थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सपीरियंस होता है उसे ही हम क्या बुलाते हैं, उसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से जो प्रेशर अर्थ पर लगता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो अभी सवाल ये है कि हम कितना प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। आप बेटा बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो कि हम एयर के, जैसे कि अभी आपने लिक्विड प्रेशर पढ़ा है तो वहाँ आपने समझा कि लिक्विड एक प्रेशर लगाता है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप समझो कि यहाँ पर एयर का समुद्र है। किसका समुद्र है? एयर का, हवा का समुद्र है, जो कि एक प्रेशर जो है अर्थ पर और अर्थ पर रहने वाली हर चीज पर लगा रहा है। इसी को हम बुलाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, है ना? सवाल तो ये बनता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम पास्कल में लिखें तो इट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो प्रेशर सी लेवल पर एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है, वो कितने पास्कल के इक्वल है? वो इक्वल है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इतने पास्कल्स के इक्वल सी लेवल पर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है बेटा। ओके, सो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे हेड का एरिया ऑफ हेड, हमारे हेड का जो एरिया है ना वो है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। हमारे हेड का एरिया कितना है? 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग का काम ये है बेटा कि आप क्या करो कि आप इस एरिया के लिए कैलकुलेट करो कि हमारे सिर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? मैं याद दिला देती हूँ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो और तुरंत कैलकुलेट करो। आपके पास प्रेशर है पास्कल में 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। एरिया मैंने दिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इस एरिया को मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा क्योंकि पास्कल एसआई यूनिट है। उसके बाद आप बस फॉर्मूले में पुट करो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे ही आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा। और
तो पॉज करो वीडियो और कैलकुलेट करो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना फोर्स जो है वो हमारे हेड पर लग रहा है। जब आप कैलकुलेट करोगे ना बेटा, जब आप पुट करके कैलकुलेट करोगे देन आपको फोर्स मिलेगा 2250 न्यूटन। कितना फोर्स मिलेगा? 2250 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका वो 225 kg मास अगर आपके सिर पर रखा जाए, कितना मास रखा जाए भाई? 225। मैम ये कैसे कह रही हैं आप, है ना, कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोगों को। तो वेट का फॉर्मूला जानते हो ना, वेट mg होता है, ठीक है। g जो होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो बस इसको 10 से, इस फोर्स को हमने डिवाइड अगर कर देना है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हमको निकालना है कि कितने मास को अपने सर पे रखा जाए तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, इस फोर्स को एक्सेलरेशन यानी 10 से डिवाइड कर देना है, तो आपको मिलेगा 225 kg। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस फोर्स की वजह से लग रहा है वो फोर्स 225 kg का मास एक्सर्ट कर रहा है हमारे ऊपर। कितना मास? 225 kg का मास जब फोर्स लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा हमारे हेड पर, तब हमारे सिर पर ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल का प्रेशर फील होगा, मतलब फील होगा या अप्लाई होगा, ठीक है। जब कितना मास हम फोर्स लगाएगा, 225 kg का वेट एक्ट करेगा हमारे ऊपर, तब हम ये प्रेशर एक्सपीरियंस कर पाएंगे बेटा। ओके, तो फिर आपका सवाल होना चाहिए कि मैम इतना ज़्यादा फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है या इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, तो फिर तो हमें क्रश हो जाना चाहिए ना। हो तो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लेती हैं, इसीलिए हम क्रश नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। थोड़ा सा यहाँ पे देख भी लेते हैं डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। These molecules contribute to the pressure weight at this altitude. These molecules contribute to the pressure weight at this altitude. ठीक है, आप देख रहे हो एल्टीट्यूड के साथ जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एयर के पास क्या होता है? एयर हैज वेट। एयर के पास क्या होता है? वेट होता है। जो वेट होता है वो क्या एक्सर्ट करता है? अर्थ पर थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, और इस थ्रस्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर लगता है जिसे हम क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ एक और यूनिट दी गई है प्रेशर की, जिसे हम कहते हैं बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर लगता है वो कितना है? जैसा कि मैंने बताया था, वो है आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल।
वो कितना है 1.013 × 10⁵ पास्कल, जो कि सी लेवल पर लगता है, या ये कह सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर मरकरी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ओके, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब स्ट्रॉ का इस्तेमाल तो करते होगे ना, जूस पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, है कि नहीं? तो ये स्ट्रॉ में जो भी लिक्विड आता है वो क्यों आता है, कभी सोचा है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ पाता है। वो किसकी वजह से आ पाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही आ पाता है। जब आप स्ट्रॉ को सक करते हो तो आप उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हो, उसकी सारी एयर को आप सक कर लेते हो, ठीक है? जब आप उसकी सारी एयर को सक कर लेते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को पुश करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करती है? लिक्विड को पुश करती है, जिसकी वजह से आप जूस पी पाते हो। सिरिंज के साथ भी सेम चीज होती है। जब आप पिस्टन को खींचते हो तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से लिक्विड उसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको पुश करता है और लिक्विड उसके अंदर मूव करता है। बैलून के एंड को अगर आप छोड़ दो, उसे बांधो नहीं, तो उसके अंदर जो भी गैस फिल्ड है वो बाहर निकल जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, भी कर लेते हैं अटेम्प्ट, ठीक है? डाइवर्स वियर स्पेशल शूट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। जो डाइवर्स होते हैं, जो डाइविंग करते हैं सीज के अंदर, वो क्या पहनते हैं? वो स्पेशल सूट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? किस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं वो? तो प्रेशर से, हाई प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए। When a person swims under water, water pressure is felt acting on the person's eardrum. This pressure is due to less water above the person, larger surface area of the swimmer, weight of the water above the person. वाटर का जो वेट होता है उसकी वजह से वो ये प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर, एंड वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है? इंक्रीज बाय द डेप्थ। डेप्थ के साथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डेप्थ का डिक्रीज थोड़ी होता है, और डेप्थ पर डिपेंड करता है। सेम डेप्थ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रेशर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम ही होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द अर्थ इज मिनिमम when he is stand on his feet, sits with a folded leg, sleep on the ground, stand on the feet. एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना मिनिमम होगा। स्लीप ऑन द ग्राउंड। आप ये सारे क्वेश्चंस पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे। Why does a nail have a pointed tip? नेल की पॉइंटेड टिप क्यों होती है? वो और अगर हम पॉइंटेड टिप वाली साइड से नहीं, हेड की तरफ से उसको फोर्स लगाकर दीवार में मारना चाहेंगे तो क्या वो चली जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेशर जो दीवार पर लगेगा वो कम लगेगा ज़्यादा एरिया होने की वजह से। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया एक्सर्ट अ स्मॉलर प्रेशर। रॉन्ग। एरिया छोटी है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये थर्ड वाला, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्ज प्रेशर। यहाँ तो जीरो प्रेशर बोल दिया है और यहाँ पे लार्ज एरिया कर दिया, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। फोर्स,
क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस को पढ़ा हमने। देन हमने प्रेशर समझा, थ्रस्ट समझा, प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये हमने समझा बेटा। लिक्विड प्रेशर समझा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझा, और तो और इनकी डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी देखें। अब बेटा आप चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करोगे और जो भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं डेली लाइफ, उसके अलावा मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हो। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आप लिक्विड प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हो अपने चारों ओर। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने लगेंगी। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच बेटा।